नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। BSNL को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस दिन मर्ज होने जा रही है कंपनी, PM मोदी ने दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, BSNL के मर्जर पर बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL के मर्जर को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल दोस्तों, PM मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी, यानी कि अब BSNL का जल्द ही विलय हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने BSNL के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी कर दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। धारा 144 के उल्लंघन के दोषी बीजेपी नेता संगीन सोम पर अदालत ने लगाया 800 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम को धारा 144 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। संगीत सोम को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें धारा 188 लोक सेवक द्वारा विविध घोषित आदेश की अवज्ञा के तहत दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उन पर 800 रुपए का जुर्माना लगाया और इस मामले का निपटारा कर दिया। दोस्तों, पूर्व विधायक संगीत सोम सितंबर 2015 में अखलाक लिंचिंग मामले के बाद चर्चाओं में आए थे। साल 2015 में दादरी के बिसाड़ा गांव में गौमांस की अफवाह पर 52 साल के अखलाक की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बीजेपी के तत्कालीन विधायक संगीत सोम इसके बाद बिसाड़ा पहुंचे थे। उन्होंने वहां तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि इस हत्या की जांच एक तरफा हो रही है। बीजेपी नेता सोम ने कहा था कि अखलाक का परिवार यहां नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें विमान में बैठा कर ले गई है। पहले वह मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को जहाज में बिठाकर ले गए थे, वैसा ही उन्होंने अब गाय काटने वालों के साथ किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वो समय आएगा जब एजेंसियां आपके यहां आएंगी, कान पकड़कर बाहर खींचेंगी, ममता का बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। कोलकाता में गुरुवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज आप सत्ता में हैं और अपनी केंद्रीय एजेंसियों को दिखा रहे हैं। कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो ये केंद्रीय एजेंसियां आपके आवास में प्रवेश करेंगी और आपको कान पकड़कर बाहर खींच लेंगी। वह दिन जल्द आएगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान एक पांडाल में असुर के स्थान पर महात्मा गांधी के जैसी एक मूर्ति प्रदर्शित की गई थी। उन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए? ऐसी शर्मनाक हरकत का जनता जवाब देगी। मैं बहुत निराश थी लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि पूजा के दौरान विरोध हो सकता था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पांडाल में देवी दुर्गा द्वारा मारे गए असुर के बजाय महात्मा गांधी जैसी मूर्ति लगाने पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मूर्ति को गुरुवार को फिर से असुर के जैसी दिखने वाली मूर्ति की तरह बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रूस ने दे दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी, कहा अगर यूक्रेन ने उठाया यह कदम तो होगा युद्ध। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब लंबी होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से रूस आक्रामक रुख अपनाते हुए यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने इसे यूक्रेन का एक प्रोपोगेंडा बताते हुए इस बार सीधा तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। रूस इससे पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने को लेकर भी कई बार बयान जारी कर चुका है। तभी से ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इस बार तो रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देकर एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी। जब से इन दोनों देशों में जंग छिड़ी है, ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस की ओर से सीधा तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी गई हो। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर वेनेकिडीडोव ने कहा कि यूक्रेन जानता है कि अगर वह नाटो में शामिल हुआ तो ये इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा। व्लादिमीर पुतिन के करीबी कहे जाने वाले अलेक्जेंडर वेनेडितोव ने कहा कि इस तरह का कदम उठाने का अंजाम खुद नाटो सदस्य भी समझते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय अर्थव्यवस्था पर IMF का बड़ा बयान, कहा देश में बड़ा बदलाव लेकर आया डिजिटलीकरण। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरीचेज ने भारत के डिजिटलीकरण के प्रयासों के बारे में कहा। डिजिटलीकरण कई पहलुओं में मददगार रहा है। पहला है वित्तीय समावेश, क्योंकि भारत जैसे देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़े हैं। अब डिजिटल वॉलेट तक पहुंच होने से वे लेन देन में सक्षम हो पाए हैं। उन्होंने आगे
आगे कहा कि मेरा मानना है कि डिजिटलीकरण से भारत सरकार बहुत से ऐसे काम कर पाई जो अन्यथा बेहद कठिन होते। हाँ, इससे बहुत बड़े बदलाव आए हैं, यह निश्चित ही स्वागत योग्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, सुनकर खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। दरअसल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए करों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी। आम लोगों के हित के लिए सरकार समय समय पर इसमें संशोधन भी कर सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने कैबिनेट बैठक में तेल कंपनियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल दोस्तों महंगी गैस से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला एशिया कप 2022 फाइनल में भारत के सामने होगी श्रीलंका की टीम। शनिवार को खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। जी हां दोस्तों, महिला एशिया कप 2022 के फाइनल मैच में भारत के सामने श्रीलंका की टीम होगी। गुरुवार को भारत ने पहले सेमीफाइनल मैच में थाईलैंड को हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मैच शनिवार को खेला जाएगा। वहीं पाकिस्तान श्रीलंका मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 122 रन बनाए और पाकिस्तान को 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन पर रोक दिया। यानी कि इस रोमांचक मैच को श्रीलंका की टीम 1 रन से जीत गई और श्रीलंका ने फाइनल में जगह बना ली है। अब दोस्तों भारत और श्रीलंका का फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धोनी ने लॉन्च किया ड्रोनी। गरुड़ एरोस्पेस का यह कैमरा ड्रोन दिसंबर तक इंडियन मार्केट में उतरेगा। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर हैं एमएसडी। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ड्रोनी नाम का एक कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। तमिलनाडु बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने यह ड्रोन बनाया है। इस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट में कई एडवांस फीचर्स हैं। ड्रोन 2022 के आखिरी में दिसंबर तक इंडियन मार्केट में उतरेगा। इसका इस्तेमाल डिफरेंट सर्विलांस पर्पज के लिए किया जाएगा। गरुड़ एरोस्पेस के फाउंडर और सीईओ अग्नेश्वर जयप्रकाश ने सोमवार को ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में इस बात की जानकारी दी। दोस्तों धोनी इसी साल जून में इस स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। धोनी ने इस कंपनी में निवेश भी किया और वो इसके शेयर होल्डर भी हैं। जयप्रकाश ने गरुड़ एरोस्पेस को 2016 में बनाया था और यह कृषि में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बनाती है। दोस्तों पिछले साल इस कंपनी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ड्रोन बेस्ड सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट्स को अंजाम देने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए भी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उद्धव गुट बोला शिंदे गुट ने हमारे नाम और सिंबल चुराए, चुनाव आयोग ने हमारा लेटर लीक किया। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। टीम उद्धव ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर कहा है कि आयोग ने पार्टी का नाम और सिंबल चुनने में शिंदे गुट की मदद की। हमारा लेटर लीक करके उन्हें दिखाया गया। हमारे और उनके 2 नाम एक जैसे निकले हैं। ठाकरे गुट का आरोप है कि उनका आवेदन पहले गया था, फिर भी उन्हें सेकंड प्रायोरिटी वाला नाम दिया गया, जबकि शिंदे को पत्र में लिखा गया पहला नाम मिला। शिवसेना पर अधिकार को लेकर उद्धव और शिंदे गुट के बीच सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई चल रही है। फैसला आने तक चुनाव आयोग ने पार्टी का सिंबल तीर कमान फ्रीज कर दिया है। इसी दौरान महाराष्ट्र में मुंबई की अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट ने पार्टी का नाम और सिंबल दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छिचोरापन और बेकार की बात, यूएन में कश्मीर राग अलापने पर पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में बुधवार को रूस पर एक बहस के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के दौरान अपने स्पष्टीकरण में पाकिस्तानी राजनयिक मुनीर अकरम ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था और दोनों के बीच समानताएं खींचने की कोशिश की। भारत ने इसका कड़े शब्दों में जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हमने देखा है कि आश्चर्यजनक रूप से एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस मंच का दुरुपयोग कर और मेरे देश के खिलाफ बेकार और छिछोरी टिप्पणियां करने की कोशिश की गई। भारतीय राजनयिक ने कहा कि इस तरह का बयान उस मानसिकता को दर्शाता है जिसके तहत बार बार झूठ बोला जाता है और सामूहिक अवमानना का पात्र बनना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो ने बंद कर दिए 12 रिचार्ज प्लान। इनमें मिलता था डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन। 5G सर्विस शुरू होने के बाद लिया फैसला।
जी हाँ दोस्तों, 5G इंटरनेट सर्विस शुरू होते ही रिलायंस जियो ने अपने 12 रिचार्ज प्लान्स को हटा दिया है। इन सभी डाटा प्लान्स में यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा था। अब दोस्तों जियो के ऐसे 2 ही रिचार्ज प्लान बाकी रह गए हैं जिनके साथ यूजर्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलता है। जियो के 28, 56 और 84 दिन वाले कई डाटा प्लान्स अब भी पहले की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों जिन डाटा प्लान्स को बंद किया गया है उनमें एड ऑन के 151, 555 और 659 रुपए के प्लान बंद किए गए हैं। इसके अलावा 333, 499, 583, 601, 783, 1066, 2999 और 3119 रुपए के रेगुलर रिचार्ज प्लान को भी बंद कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन, बड़े बड़े नेता खड़गे से मिल रहे हैं, मुझसे कोई नहीं, बोले शशि थरूर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि कई प्रदेश इकाइयों में उनके प्रतिनिधि मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता उनसे मिलते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में कमियां हैं क्योंकि 22 साल से पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है। थरूर ने यह भी कहा है कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया है। उन्होंने गुरुवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट के साथ बैठक की और अपने लिए वोट मांगा। इसमें पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन और कुछ अन्य डेलीगेट शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिवाली गिफ्ट के नाम पर आपके साथ भी हो सकता है धोखा, भूलकर भी क्लिक ना करें इस तरह के लिंक। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक मामला है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों ये फ्रॉड दिवाली के नाम से ही ज्यादा होते हैं क्योंकि इस समय पर लोग काफी सारा सामान खरीदते हैं, कई जगह से उन्हें ऑफर मिलता है। इस दौरान वो फ्रॉड ऑफर का भी शिकार हो जाते हैं। ठगी करने वाले आजकल ऐप के जरिए लिंक भेजते हैं। जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो पहला तनिष्क का होता है और आपको लगता है कि शायद ये ओरिजिनल पेज है, लेकिन वो ओरिजिनल पेज नहीं होता बल्कि तनिष्क के पेज का स्क्रीनशॉट लगाकर वो फ्रॉड करते हैं क्योंकि आप उसके किसी भी ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लिक नहीं होगा। फिर आप जब लिंक की तरफ जाते हैं तो 4 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसका जवाब देने के बाद वो आपके सामने कई बॉक्स रखते हैं जिनमें 1-2 क्लिक करने के बाद तीसरे या चौथे में आपको आपके प्राइज जीतने की बात कही जाती है और फिर टर्म और कंडीशंस के नाम पर आपको कई चीजें कराई जाती है। कहा जाता है कि अगर आप प्राइज मनी लेना चाहते हैं तो लिंक को 5 ग्रुप या 20 लोगों को भेजें। इस तरह के प्रमोशनल्स करके वे एड से या फिर अगर छोटा मोटा कोई रकम देना होता है तो उस तरह का पैसा भी वो लोग कमा लेते हैं और आप सिर्फ एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में फास्टैग वॉलेट से ठगी वाले गिरोह का हुआ भांडाफोड़, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा ने फास्टैग वॉलेट का इस्तेमाल कर कथित मोबाइल धोखाधड़ी में शामिल गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी 5G सेवा अथवा क्रेडिट कार्ड शुरू करने जैसी सेवाएं प्रदान करने के बहाने लोगों को फोन करते थे और उनके फास्टैग वॉलेट में पैसे अंतरित करने के लिए आवश्यक विवरण लेते थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान मोहम्मद जाहिद, पवन सिंह और रवि मित्तल के रूप में हुई है। विशेष पुलिस आयुक्त रविंदर सिंह यादव ने बताया कि जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि जाहिद इस गिरोह के सरगना पवन सिंह की ओर से मुहैया कराए गए फर्जी खातों का प्रबंधन करता था। जी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 1 महीने से भी कम समय में लोगों से 80 लाख रुपए की ठगी की। दरअसल दोस्तों पुलिस द्वारा एक हत्या के मामले में जांच के दौरान यह मामला संज्ञान में आया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 990 अंक गिरकर 57,235 पर बंद, निफ्टी 110 अंक टूटा, विप्रो और अडानी पोर्ट्स रहे टॉप लूजर। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को चौथे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 390 अंक की गिरावट के साथ 57,235 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 109 अंक की गिरावट के साथ 17,014 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट रही। वहीं दोस्तों सिर्फ 8 शेयरों में तेजी देखने को मिली। HCL टेक, सन फार्मा, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर्स, ब्रिटानिया, ग्रेसिम, रिलायंस, हिंडाल्को समेत 12 शेयर्स निफ्टी 50 के गेनर्स रहे। वहीं विप्रो, अडानी पोर्ट्स, SBI लाइफ, ICICI बैंक, LT, UPL, एशियन पेंट्स, HDFC लाइफ समेत 36 शेयर्स निफ्टी के टॉप लूजर रहे। NTPC और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाबर आजम की पाकिस्तानी पत्रकार को दो टूक, मिडिल ऑर्डर पर हो रही आलोचनाओं पर पाक कप्तान ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने गुरुवार को ट्राई सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। टीम ने क्राइस्ट चर्च में 174 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जीत हासिल की, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने 69 रनों की शानदार पारी खेली। मध्यक्रम के संकट से गुजर रही पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज ने अपनी पारी से जरूरी राहत पहुंचाने का काम किया। चौथे नंबर पर ऑलराउंडर ने केवल 20 गेंदों में 45 रन बनाकर नाबाद पारी खेली और टीम को जीत की रेखा पर पार पहुंचा दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ हफ्तों में टीम में निरंतरता की कमी रही है। पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका से हार मिली थी और फिर इंग्लैंड ने घरेलू T20 सीरीज में 4-3 से हराया था। यहां तक कि जारी ट्राई सीरीज में भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले मैच में ही हरा डाला था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, रूस और चीन के साथ साथ भारत का भी जिक्र। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। इस नई नीति के तहत रूस और चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा नीतियों में भारत का भी जिक्र किया गया है। इस नीति को जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि अमेरिका और भारत मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों व्यवस्थाओं में मिलकर काम करेंगे। अमेरिका ने नई सुरक्षा नीति में साफ तौर पर कहा कि वह नया शीत युद्ध नहीं चाहती, और अगर इस तरह की स्थिति बनती है जिसमें दुनिया दो ध्रुवों में बंट जाए तो ऐसे में अमेरिका परमाणु युद्ध के खतरे को कम करना चाहता है, लेकिन इन सब के बीच अपने शस्त्रों का आधुनिकीकरण करना जारी रखेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओपेक प्लस के तेल उत्पादन में कमी पर भड़का अमेरिका, सऊदी अरब को कहा अंजाम भुगतने के लिए रहे तैयार। जी हां दोस्तों, ओपेक प्लस तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। संगठन ने हाल ही में तेल उत्पादन में कटौती करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय से पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। इस फैसले से सबसे ज्यादा अमेरिका नाराज नजर आया। अमेरिका ने सऊदी अरब को ओपेक प्लस पर तेल उत्पादन बढ़ाने का दबाव बनाने को कहा है ताकि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो। दोस्तों बात न मानने की सूरत में अमेरिका के कई सांसदों ने सऊदी अरब को हथियार सप्लाई रोकने और उनके साथ दोस्ती का फिर से विचार करने की बात कही है। वहीं अमेरिका की तीखी प्रतिक्रिया के बाद अब सऊदी अरब ने सफाई पेश की है। सऊदी अरब ने ओपेक प्लस के तेल कटौती के फैसले को पूरी तरह से आर्थिक बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्विट्जरलैंड में हिजाब बैन करने की तैयारी, पब्लिक पैलेस में चेहरा ढका तो देना होगा 82,000 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, हिजाब के खिलाफ ईरान में हो रहे प्रदर्शन के बीच स्विट्जरलैंड में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। स्विट्जरलैंड सरकार ने बुर्का बैन कानून के तहत अब अपना चेहरा ढकने के जुर्माने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। फाइन की राशि 900 पाउंड यानी कि करीब 82,000 रुपए तय की गई है। फिलहाल सरकार ने मसौदा तैयार कर इसे अप्रूवल के लिए संसद में भेज दिया है। हालांकि इसमें कई रियायत भी दी गई है, जैसे पॉलिटिकल परिसरों, पूजा स्थलों और फ्लाइट में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और स्थानीय रीति रिवाजों से जुड़े कारणों से चेहरे को ढकने को वैध माना जाएगा। कला के प्रदर्शन और विज्ञान को भी इसमें छूट दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिरासत के बाद गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने छोड़ा, केजरीवाल बोले ये गुजरात के लोगों की जीत है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। कुछ घंटों बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस पर आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात के लोगों की जीत हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात के लोगों के भारी दबाव के चलते उन्हें गोपाल इटालिया को छोड़ना पड़ा। गुजरात के लोगों की जीत हुई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोपाल इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया था, जिसके बाद वे दिल्ली स्थित NCW के दफ्तर पहुंचे थे। यहां से उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था और फिर लगभग 3 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में भारी बारिश से अब तक 356 लोगों की जान गई, 5,000 से अधिक जानवरों की मौत।
जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश कई जगहों पर काफी नुकसान पहुंचा रही है। बारिश के कारण कराहा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जो हादसों को जन्म दे रहा है। आज कराहा नदी के पुल से गुजरते समय एक कार नदी में बह गई। वहीं दोस्तों, भारी बारिश के कारण राज्य में अब तक 356 लोगों की असमय मौत हो गई है, जबकि 5,870 जानवर भी बारिश की वजह से मारे गए हैं। दोस्तों, यदि मुंबई की बात करें तो बारिश के कारण मुंबई के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी मुंबई में बारिश के साथ गड़गड़ाहट की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि दोस्तों, महाराष्ट्र के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना बेहद कम है। मानसून के बाद हो रही इस बारिश से महाराष्ट्र के किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, महाराष्ट्र के ही नहीं, देश के भी और दूसरे राज्यों के किसानों को भी इस बिना मौसम की बारिश से नुकसान पहुंचा है। खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में सबसे घनी आबादी यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चल जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।